नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 56 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटीपीएसबी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में कुआड सहपत्नी प्रथा पाई जाती है। ठीक है, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए किया जाता है। तो देखिए, कुवैत जो प्रथा है, इसको कुआड बोलिए चाहे कुवैत बोलिए, ये टायलर ने दिया था। ठीक है, और ये जो प्रथा है ये टोडा और खासी जनजाति में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि जब पत्नी को बच्चा होता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है कि जब किसी स्त्री को प्रसव होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो उसको स्पर्श जो लोग करेंगे वो लोग स्नान किए बिना दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या है, यही प्रथा पुरुषों को भी निभानी होती है कि जो स्त्री है वो जिस प्रकार का खान पान रखेगी, जैसे वो बिल्कुल अपने आप को संभालती है, उसी तरह से पुरुष भी क्या करेगा, उन्हीं प्रथाओं का पालन करेगा। और अछूत का जो होता है, जन्म और मृत्यु के समय अछूत का कुछ होता है ना, कितने दिन तक लोग छू नहीं सकते एक दूसरे को। ठीक है, तो वो चीज़ भी पुरुष जो है फॉलो करता है। तो ये जो है टोडा और खासी जनजाति में, याद रखिएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया। ठीक है, तो किसने किया था, रेटलिड ब्राउन ने। ठीक है, ब्राउन ने चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि नातेदारी पर अध्ययन किसने किया, तो भी ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 4-5 थिंकर दे दिया और उसने बताया कि किसने नातेदारी पर अध्ययन किया, किसने नहीं किया। तो याद रखिएगा, ब्राउन ने चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है और ये अफ्रीका की जनजाति है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब कोई भ्रातृ दल बहुत बड़ा हो जाता है तो वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, देखिए, उसको हम अर्धांश कहेंगे। ठीक है, भ्रातृदल मतलब जैसे गोत्र होता है हमारे यहाँ। ठीक है, और गोत्र का मतलब क्या, 7 गोत्र होते हैं मेन, और ये 7 गोत्र के लोग जो होते हैं वो अपने आप को ऋषियों से जोड़ते हैं। ठीक है, जो 7 ऋषि हैं, तो हर एक गोत्र जो है एक ऋषि से जुड़ा हुआ है, तो लोग उसको क्या मानते हैं, अपने आप को एक ऋषि का वंशज मानते हैं। ठीक है, तो जब ये गोत्र का जो समूह है बहुत बड़ा हो जाता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, इसको हम अर्धांश बोलते हैं। और याद रखिएगा कि भारत में क्या है, गोत्र बहिर्विवाह होता है। ठीक है, यानी अपने गोत्र में लोग शादी नहीं कर सकते, स्पेशली उत्तर भारत में ऐसा होता है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे अपने गोत्र में शादी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था। आत्मसम्मान आंदोलन इसको बोलते हैं, किसने चलाया था, तो ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, याद रखिएगा, ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, इसको आत्मसम्मान आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि के एस एंगर ने कितने प्रकार के गांव बताए। तो कितने प्रकार के गांव बताए, 2 प्रकार के। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेलिनोव्स्की के अनुसार विभिन्न सांस्कृतिक तत्व किन तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन से तत्व के रूप में कार्य करते हैं, संस्कृति के रूप में। ठीक है, विभिन्न संस्कृति के जो छोटे छोटे तत्व हैं वो मिलकर एक बड़ा तत्व बनाते हैं जो कि संस्कृति होती है। और एक ये जो संस्कृति होती है ये एक विशेष लोगों से जुड़ जाता है, विशेष समाज से जुड़ जाता है। ठीक है, अलग अलग समाज की संस्कृति अलग होती है, लेकिन उस संस्कृति को जब तोड़ेंगे तो छोटे छोटे तत्व होते हैं, सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, तो ये बात मेलिनोव्स्की ने बताई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेलिनोव्स्की ने समाज के विश्लेषण के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है। इन्होंने जो समाज का अध्ययन किया है, कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है, तो समग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि संस्कृति की कोई भी इकाई ऐसी नहीं होती जो प्रकार विहीन हो, ये किसने कहा। तो ये बात मेलिनोव्स्की ने कही है। ठीक है, संस्कृति का कोई भी अंग हो, जैसे भिक्षावृत्ति हो, ठीक है, वेश्यावृत्ति हो और गरीबी हो, कोई भी चीज़ हो समाज में, तो वो कोई ना कोई प्रकार पूरा कर रही है, इसलिए समाज में है। ठीक है, वेश्यालों की भी ज़रूरत है समाज में, क्योंकि वो भी काफ़ी क्राइम होने से रोक लेती हैं समाज को, वो एक सेफ्टी वालों के रूप में कार्य करती हैं, जैसा कि पार्सन्स ने कहा है। ठीक है, भिक्षा मांगने वाले लोग, गरीब लोग जो होते हैं, उनकी भी ज़रूरत है। यदि वो नहीं रहेंगे, सब अमीर ही रहेंगे, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। किसानों की भी ज़रूरत है समाज में, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। समाज में छोटे से बड़े हर चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है,
तो क्या होगा, समाज इसीलिए कार्य कर रहा है। कोई भी इकाई समाज में है, संस्कृति की इकाई, तो कोई ना कोई कार्य कर रही है वो, ठीक है। और यदि कार्य करना बंद कर दे तो वो समाप्त हो जाएगी। यदि वो है समाज में तो कार्य कर रही है, डायरेक्ट कार्य चाहे इनडायरेक्ट कार्य। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन मैलिनोस्की के अनुसार मानव की आधारभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। तो इन्होंने देखिए 7 आधारभूत आवश्यकताएं बताई हैं, जिसमें शारीरिक पोषण भी है, प्रजनन भी है, वृद्धि भी है, लेकिन शिक्षा नहीं है, ठीक है। और इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है आधारभूत आवश्यकताओं में नहीं है मैलिनोस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैलिनोस्की ने मानव और पशु समाज में अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर किया। तो किस आधार पर किया इन्होंने, संस्कृति के आधार पर, ठीक है। इन्होंने कल्चर के आधार पर मानव समाज और पशु समाज में अंतर किया। तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो नया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जो लोग शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।